हमारे इस विषय विशेष गहन अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारे भविष्य को आकार देने वाला है। हाँ, और आज का विषय है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम, जिसे हम आम भाषा में बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। बिल्कुल। और हमारे विद्यार्थियों के लिए आज हमारे पास एक बेहद महत्वपूर्ण रिसोर्स है। एक 14 स्लाइड्स का कलेक्शन जिसमें बहुत से आंकड़े और 3D डायग्राम्स हैं। सही कहा आपने। आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन स्लाइड्स को लाइन दर लाइन डिकोड करें और इन जटिल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को मतलब बहुत ही सरल और बोलचाल की भाषा में समझें। हाँ, और हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि बायोटेक क्या है, बल्कि हम इसकी गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि ये सब आखिर काम कैसे करता है। तो बिना देरी किए इस गहरे अध्ययन की शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया। इस चर्चा में शामिल होना हमेशा ही उत्साहजनक लगता है। तो चलिए सीधे अपनी पहली स्लाइड पर चलते हैं। जरूर। यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही शानदार 3D विजुअल दिया गया है। एक डीएनए की घुमावदार सीढ़ी, जिसे हम हेलिक्स कहते हैं। ये हेलिक्स ही इस पूरे विषय का आधार है। देखिए, जब भी हम बायोटेक शब्द सुनते हैं तो लगता है जैसे ये कोई बहुत ही नई मॉडर्न चीज है। पर ऐसा नहीं है। अगर हम स्लाइड देखें तो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी और नवीन जैव प्रौद्योगिकी के बीच एक साफ अंतर बताया गया है। सिरका बनाना, दही जमाना या शराब का निर्माण, ये सब पुरानी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है ना? एकदम सही। लेकिन आज की जो नवीन बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें हम पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सरल परिभाषा स्लाइड में लिखी है कि मानव सेवा के लिए जीवों या उनके अवयवों का उपयोग करना। यांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले किसी जीव में मनचाहा लक्षण पाने के लिए डीएनए खंड को जोड़ने और हटाने की तकनीक की नींव रखी थी। और हमारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। अच्छा। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पॉल बर्ग ही आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जनक हैं। ये सीधा सवाल बन सकता है। ये जरूर नोट करना चाहिए। तो आइए अब हम अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 2। इसमें क्या है? इसमें 3 नीले बक्से बनाए गए हैं जो एक तीर के माध्यम से जुड़े हैं। यह आनुवंशिक रूपांतरण के 3 प्रमुख चरणों का एक 3D फ्लो चार्ट है। 3 चरण मतलब पहचानना, स्थानांतरित करना और सुरक्षित रखना। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ रासायनिक अभियांत्रिकी के महत्व को भी समझाया गया है। अगर आपका वातावरण रोगाणु रहित मतलब स्टेराइल नहीं होगा तो पूरा प्रयोग खराब हो सकता है। वो तो है। और इसी स्लाइड में 1972 का एक बड़ा ही ऐतिहासिक प्रयोग दर्शाया गया है। स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। उन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया था। इस पर मेरा एक सवाल बनता है। कोहेन और बोयर ने अपने इस पहले प्रयोग के लिए सैल्मोनेला के मूल प्लाज्मिड और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का ही चुनाव क्यों किया? बहुत अच्छा सवाल है। उन्हें एक नेचुरल कैरियर चाहिए था जो अपनी कॉपी खुद बना सके, जो कि प्लाज्मिड था। और प्रतिरोधी जीन यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने इसलिए लिया ताकि वो एक ट्रैकर की तरह काम करे। मतलब सर्वाइवल टेस्ट की तरह। सही पकड़ा। अगर ई कोलाई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक डालने के बाद भी जिंदा बचा, मतलब प्रयोग सफल रहा। वैसे श्रोताओं के लिए यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। 1972 का वर्ष और कोहेन तथा बोयर का नाम परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये तो सच में साइंस का एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ तकनीक के साधनों की बात हो रही है। स्लाइड पर एक बड़ी ही मजेदार 3D कैंची बनी हुई है जो डीएनए के स्ट्रैंड को बीच से काट रही है। ये आण्विक कैंचियां यानी मॉलिक्यूलर सिजर्स है ना? हाँ, इन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है और ये सिर्फ द्विसूत्री यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर ही काम करते हैं। एक फैक्ट यहाँ दिया है कि अब तक जीवाणुओं के 230 प्रभेदों से 900 से भी अधिक प्रकार के एंजाइम प्राप्त किए जा चुके हैं। कमाल है। और स्लाइड में इन एंजाइम्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। सही पढ़ा आपने। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को किनारों से काटते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस उन्हें बीच में किसी विशिष्ट स्थान से काटते हैं। स्लाइड में एक शब्द का जिक्र है, पैलिंड्रोम। जैसे मलयालम होता है, डीएनए के संदर्भ में यह पैलिंड्रोम अनुक्रम क्या होता है? देखिए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर जब हम क्षारक युग्मों को यानी बेस पेयर्स को पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ने की दिशा समान रखें तो दोनों तरफ से एक जैसा अनुक्रम दिखता है। जैसे 5' से 3' डायरेक्शन में GADTTC
अच्छा, मतलब दोनों तरफ से एक ही सीक्वेंस। बिल्कुल। यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी एग्जाम अलर्ट है। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के बीच का अंतर अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसे ध्यान से समझ लें। एकदम। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 4। यहाँ 5 से 3 और 3 से 5 के तीर बने हैं। ये बिल्कुल रेलवे के विपरीत दिशाओं में चलने वाले ट्रैक की तरह दिख रहे हैं। हाँ, वही जीएटी अनुक्रम वाला उदाहरण। सही कहा। अब इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नामकरण कैसे होता है, ये इस स्लाइड में बताया गया है। ई को आरआई का उदाहरण लेते हैं। इसमें ई का मतलब है एस्चेरिचिया, को का अर्थ है कोलाय, आर उसका प्रभेद या स्ट्रेन है, और आई जो रोमन अंक है। मेरा यही सवाल था, इको आरआई के नामकरण में पहला अक्षर जीनस और बाकी दो अक्षर स्पीशीज से क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि ये वैज्ञानिक नामकरण की द्विपाद पद्धति यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पर आधारित है। पहला अक्षर हमेशा वंश बताता है और अगले दो अक्षर उसकी जाति। समझ गए। और इसी स्लाइड में इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का भी वर्णन है, जहां ऋणावेशित डीएनए टुकड़ों को एनोड की तरफ भेजा जाता है। विद्यार्थियों, यहां एग्जाम अलर्ट ये है कि इको आरआई का पूरा नाम और इसके अक्षरों का अर्थ परीक्षा के लिए जरूर याद रखें। चलिए अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का नतीजा क्या होता है वो देखते हैं। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां श्रोताओं को एक 3D जेल की स्लैब की कल्पना करनी होगी। इस स्लैब में छोटे छोटे कुएं या वेल्स बने हैं, और जैसे ही इस पर यूवी प्रकाश पड़ता है, उसमें चमकती हुई नारंगी रंग की पट्टियां उभर आती हैं। वाओ, ये तो देखने में बड़ा सुंदर लगता होगा। इसमें अगारोस जेल का इस्तेमाल हुआ है ना? हाँ, जो समुद्री घास के मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका छलनी प्रभाव या सीविंग इफेक्ट है। मेरा सवाल इस चलनी प्रभाव से ही जुड़ा है। छोटे डीएनए के टुकड़े एग्रोस जेल पर बड़े टुकड़ों की तुलना में आगे या अधिक दूर तक क्यों जाते हैं? क्योंकि जेल के अंदर एक जाल जैसी संरचना होती है। छोटे टुकड़े उस जाल के छिद्रों से तेजी से फिसलकर आगे निकल जाते हैं, जबकि बड़े टुकड़े पीछे ही उलझ कर रह जाते हैं। और डीएनए को देखने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए इथिडियम ब्रोमाइड नामक रसायन का इस्तेमाल होता है। जब उस पर यूवी किरण पड़ती है, तभी वो चमकता है। बाद में इन पट्टियों को जेल से काट कर निकाल लेते हैं, जिसे एक शालन या इल्यूशन कहते हैं। बड़ा ही प्रिसाइज काम है। और यहाँ एग्जाम अलर्ट भी यही है। इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी किरणों के प्रभाव से डीएनए का चमकीला नारंगी दिखना, ये पॉइंट सीधा एग्जाम में आता है। चलिए अब हमने डीएनए काट लिया और अलग भी कर लिया। अगली स्लाइड में क्या है? चलिए अब छठी स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड पर एक पीले रंग के 3D रसायन का चित्र है, जो कटे हुए डीएनए के दो हिस्सों को किसी गोंद की तरह चिपका रहा है। गोंद मतलब ग्लू? हाँ, इस स्लाइड में दो मुख्य एंजाइम्स हैं। पहला है पॉलीमरेज एंजाइम, जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाता है या पॉलीमराइजेशन करता है। दूसरा है लाइगेज एंजाइम। मेरा सवाल इसी लाइगेज से है। इसे मॉलिक्यूलर ग्लू यानी आणविक गोंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका काम वाहक डीएनए और वांछित डीएनए के कटे हुए सिरों को आपस में जोड़ना है। ये उनके बीच केमिकल बॉन्ड्स फिर से बना देता है। एकदम परफेक्ट नाम है फिर तो। और यहाँ एग्जाम अलर्ट, ध्यान में रखें, लिगाजे एंजाइम का मुख्य काम दो कटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ना है। ये बहुत बेसिक पर जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया ना? हाँ, पर उसे किसी होस्ट में डालने के लिए एक गाड़ी चाहिए। आइए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ एक 3D गोल्ड रिंग की कल्पना कीजिए, जो कि एक प्लाज्मिड है। इसमें एक खास गुलाबी रंग का हिस्सा है, जिसे ओरी तीर से दर्शाया गया है। ओरी मतलब प्रतिकृतियों का उद्गम? सही। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों ही क्लोनिंग वाहक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इनकी खासियत है कि ये होस्ट डीएनए से अलग होकर अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं। तो अगर किसी विदेशी डीएनए खंड की बहुत सारी कॉपीज बनानी हो, तो ये ओरी अनुक्रम का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए? अगर आपको ज्यादा कॉपी चाहिए तो आपको ऐसा ओरी चुनना होगा जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो, क्योंकि ओरी सिर्फ रेप्लिकेशन शुरू ही नहीं करता, बल्कि कॉपी की संख्या भी कंट्रोल करता है। समझ गई। और यही हमारा एग्जाम अलर्ट भी है। ओरी वही स्थान है जो प्रतिकृतियां आरंभ करता है और कॉपी की संख्या नियंत्रित करता है। इसे अच्छे से याद रखें। और क्या होना चाहिए एक अच्छे वेक्टर में? अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। इस 8वीं स्लाइड में PBr322 प्लाज्मिड का एक 3D मॉडल है। इसमें दो अलग अलग रंग के ब्लॉक हैं, AMP-R और TET-R, जो किसी सुरक्षा कवच की तरह दिख रहे हैं।
ये सुरक्षा कवच क्या काम आते हैं? इन्हें वराणियों के चिन्ह या सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारा डीएनए होस्ट कोशिका में गया या नहीं। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं ई कोलाई के अंदर। इसी स्लाइड में क्लोनिंग साइट का जिक्र भी है। मेरा सवाल है कि अगर किसी वाहक में एक से अधिक पहचान स्थल यानी रिकॉग्निशन साइट्स हों तो जीन क्लोनिंग जटिल क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर ज्यादा साइट्स होंगी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस प्लाज्मिड को कई टुकड़ों में काट देगा, फिर उन्हें वापस सही क्रम में जोड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए क्लोनिंग स्थल हमेशा एक ही होना चाहिए। ये तो सच में बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देगा। बिल्कुल। और यहाँ पर एग्जाम अलर्ट ये है कि PBR322 प्लाज्मिड में पाए जाने वाले दोनों प्रतिरोधी जीन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इनके नाम याद रखने हैं। चलिए, वाहक तैयार हो गया, आगे क्या है? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ 3D टेस्ट ट्यूब्स का बड़ा दिलचस्प दृश्य है। पहली परख नाली बर्फ में रखी है, फिर एक थर्मोमीटर उसमें 42 डिग्री सेल्सियस दिखाता है और फिर उसे वापस बर्फ में रख दिया जाता है। ये टेम्परेचर को अचानक क्यों बदला जा रहा है? इसे ताप प्रघात या हीट शॉक विधि कहते हैं। कोशिका को सक्षम या कॉम्पिटेंट बनाने के लिए पहले कैल्शियम जैसे द्विसंयोजन धनायन से उपचारित किया जाता है और फिर हीट शॉक देकर डीएनए अंदर भेजा जाता है। और प्लांट और एनिमल के लिए क्या करते हैं? पौधों के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस का इस्तेमाल होता है, जो नेचुरली द्विबीज पत्री पौधों में ट्यूमर पैदा करता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो बैक्टीरिया पेड़ों में बीमारी या ट्यूमर पैदा करता है, उसका वैज्ञानिकों ने हमारे फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया? वैज्ञानिकों ने उस बैक्टीरिया के ट्यूमर वाले जीन को हटाकर अपना फायदेमंद जीन वहां लगा दिया। अब वो बीमारी नहीं फैलाता, बस अपना डीएनए पौधे के अंदर डिलीवर कर देता है। वाह, ये तो एकदम स्मार्ट ट्रिक हुई। सही में। श्रोताओं के लिए एग्जाम अलर्ट। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस द्विबीजपत्री पौधों यानी डाइकॉट्स के लिए वाहक का काम करता है और हीट शॉक का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। पर क्या हम बिना किसी वाहक के सीधे डीएनए अंदर डाल सकते? हाँ, और वही हम अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ स्लाइड नंबर 10 पर एक 3D जीन गन की कल्पना कीजिए, जो एक पौधे की कोशिका के अंदर सोने के सूक्ष्म कणों की बारिश कर रही है। सोने के कण? हाँ, इसे बायोलिस्टिक्स या जीन गन कहते हैं। पौधों में डीएनए भेजने के लिए सोने या टंगस्टन के कणों पर डीएनए लपेटकर फायर किया जाता है और जंतु कोशिका में डायरेक्ट इंजेक्शन, जिसे माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। उसके नीचे डीएनए पृथक्करण यानी आइसोलेशन के बारे में भी कुछ लिखा है। अलग अलग एंजाइम्स के नाम है। हाँ, कोशिका को तोड़कर डीएनए निकालने के लिए जीवाणुओं के लिए लाइसोजाइम, पौधों के लिए सेल्यूलेज और कवक के लिए काइटिनेज। मेरा सवाल यही था कि जीवाणु, पादप और कवक की कोशिकाओं को तोड़ने के लिए अलग-अलग एंजाइम का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि इन सबकी सेल वॉल अलग-अलग केमिकल से बनी होती है। जैसी दीवार वैसा उसको तोड़ने वाला हथियार चाहिए होता है। लॉजिक तो सही है। और एग्जाम में यही पॉइंट मिलान करने यानी मैच द फॉलोइंग के लिए आता है। एग्जाम अलर्ट, जीन गन में सोने या टंगस्टन का इस्तेमाल और इन तीनों एंजाइम्स के जोड़े याद रखें। अगली स्लाइड पर चलें। चलिए अब 11वीं स्लाइड पर चलते हैं। एक बीकर का 3D दृश्य सोचिए, जिसमें ठंडा इथेनॉल डाला जा रहा है और नीचे धागे के गुच्छे की तरह डीएनए अलग होता दिख रहा है। ये शुद्ध डीएनए को बाहर निकालने का तरीका है ना? बिल्कुल, इसे अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि शुद्ध किए गए डीएनए को ठोस रूप में देखने के लिए ठंडे इथेनॉल का ही उपयोग क्यों अनिवार्य है? क्योंकि डीएनए पानी में घुल जाता है, लेकिन ठंडे इथेनॉल में नहीं घुलता। ठंडक एंजाइम को भी रोक देती है और इथेनॉल डीएनए को धागे के रूप में बाहर निकाल देता है। और इसी स्लाइड में पीसीआर का भी जिक्र है ना? हाँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 1985 में कैरी मुलिस ने इसकी खोज की थी। इस तकनीक से हम कम समय में डीएनए की करोड़ों कॉपीज बना सकते हैं। ये सच में क्रांति थी। एग्जाम अलर्ट यहाँ पर यही है कि पीसीआर की खोज 1985 में कैरी मुलिस ने की थी और अवक्षेपण के लिए ध्रुव शीतित यानी चिल्ड कैथनॉल का उपयोग होता है। अब ये पीसीआर काम कैसे करता है? अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। इस 12वीं स्लाइड पर चक्राकार तीर बने हैं जो पीसीआर मशीन के 3D हीटिंग और कूलिंग साइकिल को दर्शाते हैं। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन मतलब बहुत ज्यादा हीट देना? हाँ, लगभग 90 डिग्री से ऊपर। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे है, पीसीआर प्रक्रिया में अत्यधिक तापमान का उपयोग होता है। ऐसे में सामान्य पॉलीमरेज एंजाइम तो नष्ट हो जाता, तो थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त एंजाइम इसमें कैसे मदद करता है? बहुत ही गजब का फैक्ट है ये।
थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो खौलते हुए गर्म झरनों में रहता है। इसलिए उसके अंदर का एंजाइम, जिसे टाक डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, वो ताप स्थायी या थर्मोस्टेबल होता है। वो उस हीट में भी जिंदा रहता है। ये होती है नेचर की ताकत। और इसी पर हमारा एग्जाम अलर्ट आधारित है। टाक डीएनए पॉलीमरेज ताप स्थायी होता है और इसे थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो हमने डीएनए निकाल लिया, काट लिया, जोड़ लिया, पीसीआर से कॉपी भी बना ली। अब क्या? अब इन सबको हम बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। चलिए अब 13वीं स्लाइड पर चलते हैं। एक विशाल स्टील के बेलनाकार 3D टैंक की तस्वीर अपने ध्यान में लाइए। इसे स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर कहते हैं। ये फैक्ट्री जैसा लग रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? लगभग 100 से 1000 लीटर तक। इसके अंदर मोटर से जुड़ी पंखुड़ियां घूम रही हैं। इसे हम व्यापक पैमाने पर संवर्धन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक टेक्निकल सवाल है। इस बायोरिएक्टर का आधार घुमावदार मतलब कर्व्ड क्यों रखा जाता है? इसे बिल्कुल सपाट यानी फ्लैट क्यों नहीं बनाया जाता? ताकि इसके अंदर का मिक्सचर लगातार अच्छे से मिलता रहे। अगर फ्लैट बेस होगा तो सारा मटेरियल कोनों में जमा हो जाएगा। बीच में लगा स्टिरर यानी विलोदक ऑक्सीजन को हर जगह बराबर पहुंचाता है। ओह, इसलिए इसका शेप ऐसा होता है। और हमारा एग्जाम अलर्ट इसी विलोदक के बारे में है। विलोदन बायोरिएक्टर सबसे अधिक प्रयोग आने वाला बायोरिएक्टर है और विलोदक का मुख्य काम ऑक्सीजन को समान रूप से वितरित करना है। आखिर में आती हमारी आखिरी स्लाइड, स्लाइड नंबर 14। हाँ, अब हम आज की चर्चा की अंतिम स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड के नीचे 5 तीरों वाला एक फ्लो चार्ट है जो लैबोरेटरी से शुरू होकर अंत में एक दवा की शीशी तक पहुंचता है। इसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं ना? आखिरी सवाल, किसी भी जीवन रक्षक दवा को बाजार में उतारने से पहले इस अनुप्रवाह संसाधन के तहत क्लिनिकल ट्रायल और क्वालिटी कंट्रोल से गुजरना इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि बात लोगों की जान की है। थोड़ी सी भी अशुद्धि या बैक्टीरिया का कोई गलत अंश दवा में रह गया तो दवा फायदे की जगह जहर बन सकती है। इसलिए सेफ्टी सबसे ऊपर है। ये बेहद जरूरी स्टेप है। यहाँ आखिरी एग्जाम अलर्ट सुन लीजिए। अनुप्रवाह संसाधन में मुख्य रूप से पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इन 2 शब्दों को रट लें। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारी सारी 14 स्लाइड्स पूरी होती हैं। हाँ, अगर हम इस पूरे सफर को समेटें तो देखिए कैसे एक सूक्ष्म डीएनए को आधुनिक कैंची से काटने से लेकर बायोरिएक्टर में उसके औद्योगिक उत्पादन तक का ये रास्ता तय किया गया। ये सच में कितना अद्भुत है। बहुत ज्यादा। आज जो इंसुलिन हम इस्तेमाल करते हैं या जो वैक्सीन्स हम लगवाते हैं, वो सब इसी जटिल लेकिन बेहतरीन प्रक्रिया की देन है। हमारी जिंदगी को बायोटेक ने पूरी तरह से बदल दिया है। बिल्कुल। पर जाते जाते मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ श्रोताओं के लिए। आज की चर्चा से हमने देखा कि हम जीवन की मूलभूत इकाई यानी डीएनए को अपनी सुविधानुसार काट और जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये असीम शक्ति है तो भविष्य में इसके नैतिक नियम यानी एथिकल बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए? क्या हमें प्रकृति के मूल कोड के साथ हर तरह का बदलाव करने की छूट होनी चाहिए? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन अध्याय